Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGUI. So students, today we will be starting a new chapter, that is simple interest and compound interest. So before starting this chapter, I would like to tell you certain things regarding this. That is, why do we require this concept of simple interest and compound interest? This is basically because sometimes you lend money to someone else or sometimes you borrow money from some other. So if you are borrowing money from another person, then that person won't give you or kind of कि वो पैसा आपको दे और आपको बोले कि आप उतना ही पैसा वापस करो, तो फिर वो आपको पैसे बोरो क्यों करेगा, है ना? He will also seek some interest, है ना? उसे भी कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा. That's why the concept of simple interest has been introduced. That is, he agreed upon the thing that कि अगर वो पैसा आपको उधार देगा, आपको बोरो करवाएगा, तो उसे कुछ ना कुछ परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए और उसी परसेंटेज प्रॉफिट को ही हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं. ठीक है. Now there is one more term that is called sum. What is sum? और उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल. Sum or principal is that amount of money which is lent or which is borrowed. That means जो पैसा आप उधार लेते हो या किसी और को उधार देते हो, that amount of money is termed to be as the sum of money, or you could say the principal. Okay. Then the third point is rate. Rate क्या होता है? Rate is that percentage जो बोरोवर आपसे बोलता है कि इस रेट पे मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, और रेट जो है वो हमेशा पर एनम पे होता है. दैट मींस पर ईयर होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइम. टाइम मींस वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिस समय में आप बोलते हो कि मैं जो पैसा बोरो कर रहा हूं वो आपको विद इंटरेस्ट रिटर्न कर दूंगा. ठीक है. दैट इज रिफर टू एज द टाइम ड्यूरेशन, जिसको हम लोग टी बोलते हैं. ठीक है. चलिए. एंड वी नो दैट अगर प्रिंसिपल था P, प्रिंसिपल इज इक्वल टू P, ठीक है, एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू I. ओके. सो आपने P प्रिंसिपल बोरो किया और बोरोवर ने कहा कि जब आप रिटर्न करोगे तो आप P तो वापस करोगे ही, साथ में इंटरेस्ट भी वापस करोगे. ठीक है. तो सर्टेनली आप क्या एक अमाउंट वापस करोगे जो कि किसके इक्वल होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होगा. ओके. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट द अमाउंट ऑफ मनी इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है. तो ये अमाउंट वो मनी होती है जो आप अल्टीमेटली वापस कर रहे होते हो, या आप ये डायरेक्टली बोल सकते हो कि अमाउंट वो मनी है जो इंटरेस्ट चार्ज होने के बाद कैलकुलेट होके आती है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड द अमाउंट. चलिए लेट्स मूव फर्दर. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100. ठीक है. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट, या इसी को आप बोलते हो सिंपल इंटरेस्ट. सर पॉज कीजिए. So the formula is interest is equal to P into R into T upon 100, या फिर इसी को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. समटाइम्स आपको रेट पूछा जाएगा, समटाइम्स आपको टाइम पूछा जाएगा, और कभी आपको प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है. ठीक है. तो फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला आप चाहें तो इसी से यूज करके निकाल लें, या तो फिर अलग अलग फॉर्मूले यूज कर लें. अलग अलग फॉर्मूला अगर आपको यूज करना तो रेट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू T. टाइम का फॉर्मूला अलग से फाइंड करना तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू R, और प्रिंसिपल का अलग से फॉर्मूला हो जाएगा, दैट विल बी इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R इंटू T. ठीक है. बट ये जो फॉर्मूले हैं ये सिर्फ इसी फॉर्मूले से डिराइव होके आए हैं, तो ये दिस इज द मेजर फॉर्मूला जो आपको लर्न रखना है. ठीक है.
that is all theory which is required for simple interest. So let's start with the chapter, और we can say कि exercise 8A start करते हैं of simple interest. ठीक है, exercise 8A. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट. आपको सिंपली सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करना है. आई एम सॉल्विंग द फर्स्ट पार्ट. दे आर सेइंग प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीस 4500. प्रिंसिपल गिवन है दैट इज इक्वल टू रुपीस 4500. टाइम इज टू होल्ड 1/2 years. टाइम इज टू होल्ड 1/2 years, या इसी को आप बोल सकते हो 2 4 + 1 5/2 years. ठीक है, and the rate of interest is given that is equal to 7 whole 2/3%. 7 whole 2/3% per annum. ठीक है, इसको चेंज करेंगे. दिस विल बी 7 here 21 21 + 2 23/3% per annum. ठीक है, now you are required to find the simple interest, that is I is equal to P into R into T upon 100. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल गेट 4500 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 23/2, isn't it? मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5 और अपॉन 23/3 था, और टाइम जो टाइम दैट इज 5/2 years. 2 नीचे आ जाएगा और ये 100 यहाँ पे आएगा. ठीक है, नाउ 0 0 0 0. ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे. 3 1 3 एंड 3 1 3 and 3 5 15. ओके, नाउ वी कैन मल्टीप्लाई ऑल दीज टर्म्स. 23 into 15 कितना होगा 230 plus 115, that is 345. 345 into 5/2. ठीक है, तो 345 into 5 कितना हो जाएगा, that will be equal to 5 5 25, 5 2 carry, 5 4 20 plus 2 2 again 2 carry, 5 15 plus 2 17/2. और 2 से डिवाइड करेंगे. what will get 2 8 16, 1 2 2 6 12, 2 2 4.5. so from here we can say that the interest on rupees 4500 at the rate of 23/3% for the year 5/2 will be rupees 862.5. ठीक है, तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आप फाइंड कर सकते हैं. ये तो इंटरेस्ट था. अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हो, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, प्रिंसिपल इज दिस, इंटरेस्ट इज दिस. अमाउंट फाइंड करने के दोनों को ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, let's move to next question, that is question number 2. it is saying find the simple interest on 8600 from 18th October 2006 to 13th March 2007 at 8% per annum. also find the amount. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में डायरेक्टली टाइम नहीं गिवन है, आपको डेट वाइज दे दिया गया. ठीक है, तो प्रिंसिपल इज क्लियरली गिवन, दैट इज 8600. तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीस 8600. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, दैट इज 8% पर एनम. ठीक है, और टाइम आपको अलग फॉर्म में दिया है. ठीक है, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर. ठीक है, वी नो दैट जनवरी इज ऑफ 31 days, फरवरी इज ऑफ, हम बात कर रहे हैं 2006 और 2007 की. ठीक है, तो उसमें फरवरी जो काउंट होगा 2007 में वो 28 days का ही काउंट होगा. ठीक है, नाउ मार्च इज ऑफ 31 days, अप्रैल इज ऑफ 30, मई इज ऑफ 31, जून इज ऑफ 30, जुलाई इज ऑफ 31,
August is of 31, September is of 30, October is of 31, November is of 30 and December is of 31 days. ठीक है, अब जो टाइम कैलकुलेट करना है आपको, वो कैलकुलेट करना है फ्रॉम 18th October 2006, फ्रॉम 18th October 2006 to 13th March 2007, 13th March 2007. ठीक है, सो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डेज काउंट करने की कोशिश करोगे कि नंबर ऑफ डेज कितने होंगे. ठीक है, बट मैंने पहले बोला क्वेश्चन में, थ्योरी में, कि आपको टाइम को हमेशा किसमें निकालना पड़ेगा, टाइम को आपको हमेशा निकालना पड़ेगा ईयर्स में. ठीक है, तो पहले डेज निकालेंगे, डेज को किससे डिवाइड कर देंगे, 365 से डिवाइड कर देंगे, तो जो टाइम है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ईयर्स. ओके, तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं. अगर 18 अक्टूबर से काउंट करना है, अक्टूबर कितने डेज का होता है, 31 डेज का होता है, तो अब कितने डेज बचे हुए हैं, 19, 20 एंड देन 10, 12, 13 डेज बचे हुए. ठीक है, 13 डेज अक्टूबर के हो गए. उसके बाद नवंबर में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं. दिसंबर में 31 डेज होते हैं, प्लस जनवरी में 31 डेज, प्लस फरवरी में 28 डेज, और प्लस मार्च का कब तक काउंट करना है, मार्च का आपको काउंट करना है 13 डेज. ठीक है, तो मार्च के 13 डेज. ठीक है, इन सभी को आप ऐड कर लेंगे, तो व्हाट यू विल गेट, ये रब कर दे रहा हूं सो दैट वी कैन गेट स्पेस फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस मोर. नाउ 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 30, 30 एंड 30 90, और दो और एक्स्ट्रा आ गए, मतलब 92 प्लस 28 और ऐड करेंगे. ठीक है, 28 और ऐड करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 92 प्लस 8 100, 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 26 146 डेज. ठीक है, तो टाइम कितना गिवन है आपको, 146 डेज. Now what you have to do, convert this time into years. So this will be equal to 146 upon 365. तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, years. ठीक है, now again SI फाइंड करना है, तो what you will do, SI is equal to P into R into T upon 100. Principal is 8600 multiplied by rate is 8% and time is 146 upon 365, that is 100 multiplied by 365. ठीक है, 0 से 0 एलिमिनेट होगा, 0 से 0 एलिमिनेट होगा. ठीक है, बाकी इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन नंबर 2. यहां से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, और जब इंटरेस्ट आप ऐड कर दोगे प्रिंसिपल में, देन यू विल गेट द अमाउंट. ठीक है, now let's move further to question number 3. Question number 3 is saying Ashish lent rupees 10,500 to Sunidhi at 7% per annum simple interest. The question is saying आशीष ने सुनिधि को क्या किया, 10,500 रुपीस उधार दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया 7%. ठीक है, नाउ आफ्टर 5 years सुनिधि डिस्चार्ज द डेट by giving a watch and 13,000 in cash. What is the value of the watch? Now our question is saying that after 5 years सुनिधि ने वो जो डेट है, जो उधार है, वो कंप्लीट कर दिया, चुका दिया. कैसे चुकाया, 13,000 तो कैश दे दिया और बाकी अपनी वॉच दे दी. तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द वॉच. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो प्रिंसिपल कितना है, जो उधार दिया गया, दैट इज इक्वल टू रुपीस 10,500. 10,500. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा है दैट इज 7% पर एनम, और टाइम जो लग रहा है दैट इज 5 years. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं
कि 5 सालों के बाद सुनिधि को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा जिससे कि उसका डेट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। दिस विल गिव अस 10,500 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100। 0 0 0 and 0। 7 5 35 5 3 and 7 1 7 7 35 multiplied by 5, this will give us 5 5 25 2 5 3 15 17 1 5 7 35 36। ठीक है, दैट इज जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 3,675 रुपीस और साथ ही साथ 10,500 तो क्या देना पड़ेगा, प्रिंसिपल देना ही पड़ेगा। तो अमाउंट तो टोटल पे करना है दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, that is amount is equal to 10,500 plus 3,675। ठीक है, तो amount will be equal to 14,175 rupees। So from here we can say that Sunidhi has to pay rupees 14,175 in order to clear her debt। Now अब इसको पे करने के लिए सुनिधि ने क्या किया, अपनी वॉच दी और साथ ही साथ 13,000 कैश दे दिया। दैट मीन्स अगर हम कर दें लेट द कॉस्ट ऑफ वॉच इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉच की कॉस्ट प्लस 13,000 रुपीज कैश किसके इक्वल हो गया, 14,175 के इक्वल है। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14,175 माइनस 13,000 which will give us x is equal to 1,175 rupees। So from here we can say that the cost of the watch was rupees 1,175 rupees। ठीक है, so I hope you have got the concept how to solve this question। Okay, now let's move further। Question number 4। Question number 4 is saying कि आपको टाइम फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट is given that is 1,102.5, सम दैट इज प्रिंसिपल गिवन 7,560 और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसका यूज करके सीधे से आप क्या फाइंड कर सकते हो, यू कैन इजीली फाइंड आउट द टाइम। Now in next question, question number 5, in how much time will 25,600 amount to rupees 35,664 when money is worth 9 whole 1/4% per annum interest। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी इजी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन इज सेइंग इन हाउ मच टाइम 25,600 will become 35,664। दैट मींस प्रिंसिपल जो है दैट इज इक्वल टू रुपीज 25,600। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 25,600, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 35,664 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है दैट इज इक्वल टू 37/4%। 37/4%। ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया है प्रॉपर में डायरेक्टली। अब आपको टाइम क्या करना है, फाइंड करना है। तो टाइम का फॉर्मूला आप जानते हो, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू R। ठीक है, SI पता नहीं तो SI कैलकुलेट कर लेंगे। हम जानते हैं कि जो SI होता है दैट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट कितना है 35,664 माइनस प्रिंसिपल इज 25,600। So when we will subtract this we will get SI is equal to rupees 10,064। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 10,064 रुपीस है। पुट द वैल्यूज हियर 10,064 into 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज 25,600 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 37 अपॉन 4 तो 4 ऊपर चला जाएगा इंटू 4। ठीक है, नाउ
0 से 0 एलिमिनेट होगा, 0 से 0 एलिमिनेट होगा। नाउ यू कैन सी कि किससे डिवाइड हो सकता है, थोड़ा आपको इसमें देखना पड़ेगा। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 एंड 4 4 जा 60, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि 64 से ये 10064 डिवाइड होता है कि नहीं, अलग करके देख लेंगे। तो 64 से वी हैव टू डिवाइड 10,064, ठीक है। 64 1 जा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 6 एंड 3, 6 कैरी होगा, दैट इज 366, ठीक है। कितना टाइम जाएगा, 6 टाइम्स आप अगर करोगे यहाँ पे तो 366 से ज्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम्स करेंगे, तो 64 into 5 will give you 320, 5 टाइम्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे, will get 6 and 4, now 4 कैरी करेंगे यहाँ पे, ठीक है। now अब कितने टाइम्स में यहाँ पे चले जाए कि 464 के आसपास आ जाए, तो 64 into 5 करने पे आया था 320, 6 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, तो 64 into 8 करते हैं, चेक करते हैं, 8 4 32, 2 कैरी 3, 8 6 48 ज्यादा हो गया, 7 टाइम्स चेक करते हैं, 64 into 7, this will give us 7 4 28, 8 carry 2, 756 plus 2 58, suppose here 7 6 42, here we can see कि ये 64 से पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पा रहा है, सो हम लोग अब इसको छोड़ के क्या चेक करेंगे, 37 से क्या ये पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आप लोग डिवाइड कर लेना, मुझे पता है 1 टाइम्स और यहाँ पे 272 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रॉम हियर वी विल गेट टाइम इज इक्वल टू 272/64 और ये ईयर्स में है, ठीक है। अभी भी रिड्यूस कर सकते हैं इसको, लेट्स सी 8 से डिवाइड होता है कि नहीं, 8 से 4 से तो हो ही जाएगा, तो 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, फिर 4 से करेंगे इसको, तो इट विल गिव अस 4 6 जा 24, 3 and 2 4 8 जा 32। नाउ अगेन विद वी कैन सी कि 2 से और डिवाइड हो रहा है, तो 2 8 जा 16 एंड अगेन 2 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 34, अगेन विद 2 4 जा 8 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, ठीक है। तो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि रिड्यूस नंबर कितना आ गया 17/4 ईयर्स, ठीक है। बट आंसर जो है वो ईयर्स और मंथ में मिला के आ रहा है, दैट मींस हमको 17/4 ईयर्स को मंथ में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इट विल गिव अस 4 4 16, दैट इज 4 होल 1/4 ईयर्स, ठीक है। ये पार्ट तो ऑलरेडी ईयर में है, इंटीजर है, ये 1/4 को आप मंथ्स में चेंज कर रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा 4 ईयर्स, और इसको 1/4 को मंथ में चेंज करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो आंसर वुड बी 4 ईयर्स 3 मंथ्स, ठीक है। सो टाइम विल बी 4 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, ठीक है। तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 तक अपने आप ट्राई करेंगे। सो दिस in today's class I'll be disclosing this now. We will be discussing from question number 8 and further in our next class. Thank you.